आज वेतन का एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूं मैं। वेतन अवकाश ग्रहण से आए, इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं। जब कोई कर्मचारी जो है सेवा से निवृत्त होता है या एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है या उसकी छटनी कर दी जाती है तो उसको एम्प्लॉयर से कुछ विशेष प्रकार के पेमेंट्स मिलते हैं, जो कि आपके 6 प्रकार के हैं टोटल। नंबर 1 आता है ग्रेजुटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी कहते हैं, अनुग्रह राशि हिंदी में। नंबर 2 होता है पेंशन, और पेंशन की एक मुश्त राशि, पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। नंबर 3 होता है लीव इनकैशमेंट, अर्जित अवकाश का नकदीकरण या अवकाश वेतन भी कहते हैं। चौथा होता है छटनी के कारण क्षतिपूर्ति, रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन। पांचवा होता है स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि, कंपेंसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। और छठवां होता है प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि। आज मैं पहला पॉइंट दे रहा हूं, ग्रेजुटी के संबंध में क्या नियम है। तो इसमें ध्यान देना है, 2 भागों में कर्मचारियों को बांटा जाता है। यदि वो सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्थानीय सरकार का, कोई भी, तो प्राप्त ग्रेजुटी की संपूर्ण राशि पूरा एग्जेम्प्ट माना जाता है। गैर सरकारी कर्मचारियों को 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जिस पर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है, उनके लिए 3 बातों में जो सबसे कम रहेगा वो आपका कर मुक्त माना जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें आता है, सेवा के प्रति संपूर्ण वर्ष पर आज 15 दिन का वेतन देंगे, अथवा दूसरा लेते हैं अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए, अथवा तीसरा वास्तव में प्राप्त ग्रेजुटी। अब 15 दिन के वेतन की गणना कैसे की जाए, तो सबसे अंत में प्राप्त वेतन महंगाई भत्ते सहित गुणित 15/26 करेंगे। यहाँ पर सबसे अंत में प्राप्त वेतन महंगाई भत्ते सहित, यानी महंगाई भत्ता चाहे शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो, दोनों परिस्थितियों में हम इंक्लूड कर देंगे। नंबर 2, सेवा के संपूर्ण वर्ष की गणना करने के लिए आधे से अधिक 6 माह से अधिक अवधि को पूरा वर्ष मान लिया जाएगा। जैसे किसी ने मान लीजिए 22 वर्ष और 7 महीने नौकरी की, 22 वर्ष 9 महीने नौकरी की, हम उसको पूरा 23 वर्ष मान लेंगे। और 22 वर्ष 2 महीने नौकरी की तो केवल 22 वर्ष देंगे, बाकी को इसके अंतर्गत हम छोड़ देंगे। तो ये 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अब तीसरा इसमें स्टेप होता है ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जिन पर ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 अप्लाई नहीं होता या प्रश्न में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वह कर्मचारी भी तीसरी कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर 3 में सबसे कम, पहला होता है पूर्ण सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह का वेतन लेंगे, अथवा अधिकतम राशि 20 लाख रुपए ली जाएगी, या तीसरा जो होता है वास्तव में प्राप्त ग्रेजुटी। इन 3 में जो कम रहेगा वो आपका करमुक्त माना जाएगा। शेष अमाउंट टैक्सेबल होगा, यानी वास्तव में प्राप्त राशि में से करमुक्त राशि घटा देंगे तो वह राशि आपका टैक्सेबल मानी जाएगी। अब प्रश्न ये है कि आधे माह के वेतन की गणना कैसे की जाए। इसके कुछ नोट्स मैंने PDF में आपको भेजे हैं। आधे माह की वेतन गणना करने के लिए अवकाश ग्रहण या मृत्यु जैसी भी स्थिति हो, उसके ठीक पूर्व के 10 कैलेंडर महीने में जितना वेतन मिलता था उसका हम औसत निकाल देंगे और आधा कर देंगे। सेवा अवधि की गणना करने के लिए इस परिस्थिति में केवल कंप्लीट ईयर लिया जाएगा, फ्रैक्शन को छोड़ देंगे। जैसे किसी ने 25 वर्ष 11 माह सेवा की, 25 वर्ष 7 माह सेवा की, 25 वर्ष 2 माह सेवा की, तो ये 11 महीने 9 महीने 2 महीने को छोड़ देंगे, केवल 25 कंप्लीट ईयर देंगे। और वेतन में यहाँ पर मूल वेतन महंगाई भत्ते को तभी जोड़ेंगे जब उस सेवा शर्तों के अंतर्गत हो या महंगाई वेतन दिया गया हो। और तीसरा होता है बिक्री पर निश्चित % से कमीशन। ये 3 बातें इसके अंतर्गत जोड़ देते हैं। एक चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी होता है, यदि एक ही व्यक्ति को 2 नियोक्ताओं से अलग अलग समय में ग्रेजुटी प्राप्त होती है, तो पहली बार जितनी राशि की मुझे छूट मिल चुकी है उतना पैसा हम अधिकतम सीमा में से माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए X की यहाँ नौकरी की, वहाँ से ग्रेजुटी की राशि की छूट मुझे 2 लाख रुपए की मिली थी, तो मैंने जो अधिकतम सीमा बताई आपको 20 लाख रुपए, 2 लाख घटाकर 18 लाख रुपए मानी जाएगी। बहुत सारे इसके संबंध में एग्जाम्पल और क्वेश्चन दिए हुए हैं। आगे अगले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से भी इस बात को आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ।